हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं एडवोकेट अरुण तलवार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट केस कैसे फाइल किए जाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन और बाय हैंड जो हम करते थे इसमें कुछ अंतर आ गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रखिए कि यदि आप ऑनलाइन एक केस फाइल करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो आप सेकंड पार्टी जो होती है डिफेंडेंट, उसको कोर्ट में नहीं बुला पाएंगे। एक रास्ता बनता है कि जैसे पुराने तरीके से केस फाइल होते रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, वैसे ही किया जाए, खुद जाके कोर्ट में केस फाइल किया जाए। और अब क्योंकि पुराने की जगह अब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है, तो अब उसमें चेंजेस करने पड़े, क्योंकि अब ऑनलाइन इंटरनेट वाला का ज़माना होने के कारण केस ऑनलाइन फाइल करने का भी प्रोसेस शुरू करना था। और दूर दराज के जगह बैठे हुए डिफेंडेंट पे, उस दुकानदार पे, उस संस्था पे जिसने कि किसी डिफेक्टिव सामान को आपको बेचा था जब आप टूर पे गए थे, तो उनके विरुद्ध भी केस फाइल होते हैं। वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऐसे केस चलाए जाने लगे हैं। इसलिए और साइबर एक्ट आने के बाद कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कि इसके ऊपर पूरा एक एक्ट दोबारा फॉर्म किया जाए। आज हम बात करते हैं कि ऑनलाइन केस कैसे फाइल किया जाता है। मैं खुद एक एडवोकेट होने के बावजूद आपको ये सूचित करते हुए बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ कि अब कंज्यूमर फोरम जो होता है कंज्यूमर कोर्ट, उसमें केस फाइल करने के लिए आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद भी इन केसेस को फाइल कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी दलीलें दे सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ मसले ऐसे हो जाते हैं जो कि बाद में रिजल्ट को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि आप किसी एडवोकेट को इस केस में अगर आप इन्वॉल्व नहीं करते, हायर नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ी बहुत फीस देकर आप मोटी मोटी जानकारी कानूनी दावपेच के बारे में कि क्या पॉइंट आपको कोर्ट के आगे रखने हैं, ये तो जानना ज़रूरी होगा। इसलिए आप ये ना सोचिए कि आप एडवोकेट से बिल्कुल संपर्क ही ना करें। अब कंज्यूमर फोरम में जब आप ऑनलाइन केस फाइल कर देते हैं तो तुरंत ही आपको आपका केस नंबर भी मिल जाता है। जैसे कि मैंने प्लेंट के वीडियो में अपने दूसरे चैनल जिसका टाइटल है एडवोकेट अरुण तलवार, उसमें प्लेंट के चैनल में प्लेंट के वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम प्लेंट वाला फाइल करते हैं तो उसमें केस नंबर भी आता है। उसके फॉर्मेट में केस नंबर क्या होता है? केस नंबर होता है उस केस का रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप रजिस्टर में या किसी लिस्ट में आपका केस एंटर होगा तो किस सीरियल नंबर पे एंटर हुआ है, वो नंबर आएगा ओब्लिक
फाइल करने का साल। अब जैसे 2023 चल रहा है, तो आपका केस नंबर 906 आया, तो ओब्लिक 2023 से पूरा नंबर बन जाएगा। ये आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। इस नंबर का फ़ायदा ये होता है कि आप इस नंबर को बता के तुरंत ही अपने केस तक पहुंच सकते हैं, केस फाइल तक पहुंच सकते हैं, और उसके बारे में कि वो किस स्टेज पर है ये जान सकते हैं, और उसको ट्रैक भी करते रह सकते हैं। इसलिए इस नंबर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और इस नंबर को आप किसी डायरी वगैरह में, जो कि केस फाइल करते ही आपको एक डायरी बनानी चाहिए, जिसमें आप मामूली से मामूली बात भी, जो आपने स्टेप उठाया है, वो लिखिएगा, और उसके बाद आपको क्या स्टेप लेने हैं, ये एक एडवोकेट से मिलके आप उसकी भी एक तैयारी करिएगा। ई दाखिल साइट का ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको कोर्ट फीस भी ऑनलाइन डिपॉजिट करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि जो कोर्ट फीस है वो तो आपको कोर्ट को देनी ही पड़ेगी, तो उसका तुरंत भुगतान आपको कर देना चाहिए। यदि आप जिस सर्विस या गुड्स की शिकायत कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज़ से कम है, तो मज़े की बात है कि आपको कोई कोर्ट फीस जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई आपकी ऐसी आइटम हो या ऐसी सर्विस हो जिस पे आपने 5 लाख से ज़्यादा का क्लेम करना है या शिकायत करनी है, तब आपको कोर्ट फीस एप्लीकेबल होगी। ई दाखिल करने का जो आपको फ़ायदा मिलेगा, ये साइट, ये पोर्टल, कि आप इस पे जो आपकी अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ आपने कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट की है, उसने क्या रिप्लाई दिया है, उसका क्या कहना है, उसके रिटर्न स्टेटमेंट हो गए, एफिडेविट हो गए या दूसरे डॉक्यूमेंट, उनको आप अपने पोर्टल पे भी आसानी से देख सकेंगे। ये भी ऑनलाइन ई दाखिल नाम के पोर्टल पे केस फाइल करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। ई दाखिल वेबसाइट का एक फ़ायदा और है कि आपको कोर्ट में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपने अपनी केस के बारे में जब केस फाइल कर दिया तो उसके कोर्ट फीस जमा करना, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करना, कोर्ट फीस देना, अपोजिट पार्टी का रिप्लाई रिसीव करना, उसके लिए कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ही ये वेबसाइट जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेगी। आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ई दाखिल पर ही मौका प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आपको कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जैसे कहा था कि फॉरेन कंट्रीज़ में आप गए और वहाँ से कोई चीज़ परचेज करके लाए, तो उसके लिए, या आप फॉरेन कंट्री मत जाइए, आप दूसरे देश के ही, अपने प्यारे इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहाँ टूरिस्ट बन के जाएंगे, रिश्तेदारों के जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, और आप वहाँ से कोई चीज़ परचेज करके पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पर्सनल यूज़ के लिए आपने कोई चीज़ परचेज़ किया है या आप परचेज़ करके लाए कि ये आप अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को देंगे, या अपने मम्मी पापा को देंगे, भाई बहन को देंगे,
फ्रेंड्स को देंगे, ऑफिस में किसी अथॉरिटी वगैरह को देंगे, सीनियर्स को देंगे, या अपने साथ काम करने वाले को देंगे। तो आपको अगर उस चीज़ की कंप्लेंट करनी है तो पहले आपको उस प्रदेश में जाना पड़ता था, कई प्रॉब्लम आती थी। अब ऐसी बात नहीं है, आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू इस वेबसाइट को यूज़ करके किसी भी जगह के केस को हैंडल कर सकते हैं। है कि नहीं फ़ायदा इस चीज़ का? देखिए, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। इसीलिए अगर क्वेश्चन पेपर में किसी स्टूडेंट को आ जाए जो LLB, LLM, जुडिशरी, CS, CA या BCom, MCom का स्टूडेंट है, किसी को भी कोई इस चीज़ का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग ए न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 when there was a very good Consumer Protection Act which was empowered, enacted and brought for the protection of consumers' right in the year 1986, तब आप उसमें इस चीज़ को भी इंक्लूड जरूर करिएगा, आपको कुछ एडिशनल मार्क्स जरूर मिलेंगे। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि पे जब सर्च में टाइप करेंगे ई दाखिल, तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी वो उसी की है, जिसे आप ओपन करिएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसलिए आपको किसी परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे बैठे खुद भी इसको मैनेज कर पाएंगे। और जब 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो जब उसमें इंटरनेट के कारण ऑनलाइन सुविधाओं को सोच के, ऑनलाइन की जो पेमेंट होती हैं उनको सोच के, बैंकिंग की ये देख के, तो फिर इस पोर्टल को लाया गया ताकि जो कंज्यूमर है वो अपने केसेस को आसानी से कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल कर सके। जैसे कि ये 2020 से लागू हुआ था, तो आप जैसे ही 2020 को क्लिक करेंगे तो आपको उसमें कई केसेस की जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसे वो केस आगे बढ़े और उसका क्या रिजल्ट हुआ। इससे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो सक्सेस हुए केसेस, और कुछ केस फेल भी हुए होंगे, लेकिन फेलियर इसलिए नहीं होता कि कंप्लेंट झूठी थी। फेलियर इसलिए होता है कि कानूनी बातें जो थी कोर्ट के सामने उस तरीके से नहीं आई जिस पर कि कोर्ट एक लाइन खींचता हुआ आगे बढ़ता। तो आप इन जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको एज ए केस स्टडी देखिए, किसी एक को भी देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या बातें अपने पॉइंट वाइज कब कब बताई हैं। जो अपोजिट पार्टी है उसने क्या दलीलें दी, उसने आपकी कंप्लेंट को काटने के लिए क्या क्या बातें कही, क्या क्या बहाने बनाए, इन चीज़ों को आप देखिए। और उन बहानों को काटने के लिए जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने क्या कुछ कहा, एफिडेविट में कैसे क्या कहा, रिटन स्टेटमेंट में क्या कहा, ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आप कुछ चीज़ें अगर मिस कर गए तो फेलियर और सक्सेस ये दो ही चीज़ें होती हैं। अगर आपने कुछ मिस कर दिया, ठीक से समझा ना पाए,
तो क्या आप सक्सेसफुली अपने केस को हैंडल कर पाएंगे? आपको कंपनसेशन मिल पाएगा? इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप अपने केसेस को पहले स्टडी करें, फिर अपने डॉक्यूमेंट, अपनी कंप्लेंट वगैरह आगे फाइल करें। आपको फाइल करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा उसका आप फ़ायदा उठाइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक एडवोकेट की सलाह ज़रूर लेते रहिए, ताकि समय समय पर वो अपने चैम्बर में ही बैठकर जब आप विज़िट करें उसके पास, तो आपको वो कुछ चीज़ें बता पाए। जैसे इस पोर्टल पे आप एंटर करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने जितने पर्टिकुलर्स दे रखे हैं उन सबको आपने भरना है, और बहुत ध्यान से भरना है, कोई गलती ना हो, क्योंकि कोर्ट केसेस में आपको रेक्टिफिकेशन के लिए जब कोर्ट में जाना पड़ेगा तो आपको अजीब नज़रों से ना देखा जाए। क्यों? कोर्ट ये कहता है कि यदि कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ जो कि कोर्ट फेयर फीस देकर कोर्ट में किसी के खिलाफ केस फाइल कर रहा है, वो ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है? क्या उसको अपनी पूरी जानकारी नहीं है? कहीं ये झूठा केस तो नहीं है? इसलिए कम से कम गलतियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, पुरानी केस स्टडीज लीजिए। एक एडवोकेट की सलाह इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए नहीं है कि वो एडवोकेट बेरोज़गार हो जाएगा। उसके पास क्रिमिनल सिविल केसेस बहुत होंगे, लेकिन इसमें आप ही का फ़ायदा है। कई ऐसी वजह थी जिसके कारण ये सुविधा दे दी गई कि एडवोकेट को केस रिप्रेजेंट करने के लिए हायर करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन लीगल जानकारी यदि आपको लेनी है तो एक एडवोकेट जो कि एक डिग्री हासिल किया है, जिसने पढ़ाई की है, वो ही आपकी मदद कर पाएगा। इस पोर्टल में आपको डाउनलोड करने की सुविधा भी है। आप जो एप्लीकेशन का पेज चाहें उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और धीरे धीरे उसके प्रोसेस को समझ सकते हैं, और फिर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में टाइप करके वह पर्टिकुलर दे सकते हैं। एक नया कंप्लेनेंट केस फाइल कैसे करेगा, ये सब आपको एक पेज पे मिल जाएगा। पहली बार केस फाइल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये भी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप एक प्रिंट आउट उसका डाउनलोड करके निकाल सकते हैं और आराम से उसको बैठ के समझ के आप डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट के हिसाब से कलेक्ट कर सकते हैं। और इस पोर्टल पर जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसी पोर्टल से कोर्ट को भेजने होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, OTP आपको डालना पड़ेगा, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, वो डालना पड़ेगा आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से उसमें पढ़िएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका ई पोर्टल पे एक अकाउंट खुल जाएगा। अभी क्योंकि तकरीबन 24 स्टेशनों में शुरू से ही हो गया था, अब इसमें सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें कि
ये बताया गया होगा कि कौन कौन से स्टेट्स में आप ई दाखिल या ऑनलाइन के द्वारा अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और ऐसे भी स्टेट्स मिल सकते हैं जिनमें कि आप ये सुविधा नहीं पा सकते। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप वो लिस्ट देख लेते हैं कि उस स्टेट को ऑनलाइन जोड़ा गया कि नहीं, तो आप अपनी स्टेट, उसकी स्टेट जहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, इसको चेक कीजिए कि वो स्टेट इस लिस्ट में है नहीं। जब आपको यस हो जाता है तब आपने क्या करना है, इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, और आपको अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ भी लगाना है साथ में, वो भी आपने उसमें अपलोड करना है। जैसे कि कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, इलेक्शन वोटर कार्ड है, और दूसरे ऐसे ही जो आप उसको पैन कार्ड या कुछ सबमिट करना चाहे जो कि आपका वैलिड आईडी प्रूफ हो, उसको भी आपने साथ देना है। आजकल ज़्यादा अच्छा रहता है कि आधार कार्ड नंबर आप उसमें एंटर करें। जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर उसमें एंटर करेंगे तो आईडी प्रूफ जो आपका होगा, यानी कि आधार कार्ड या कुछ और जो आप देना चाहें, आपकी मर्जी हो, आप उसको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे, ठीक है, तभी एक्सेप्ट होगा ये। आपने सिक्योरिटी कोड के कॉलम में सिक्योरिटी कोड डालना है जो पिन होता है, और आपको फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर सारे प्रोसेस को करने के बाद जैसे आप उसको लिस्ट वाइज पढ़ते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, कोई पॉइंट आपने उसमें मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक पॉइंट के बारे में बताया जाए, जबकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, और जो स्टूडेंट्स अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को मोटे मोटे तौर पे समझ लें और पॉइंट वाइज अपने उसमें लिख दें। ज़्यादा उसमें गहराई में जाने की, डिटेल देने की, नंबर देने की, कोई सेक्शन होता है पर्टिकुलर देने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरा वाइज उसको कुछ सेंटेंस में आप एक पैराग्राफ बना के उनको समझा सकते हैं। अब जैसे ही होगा उसमें आपको जो डीलर था उसका एंटर करेंगे और ये लिखेंगे कि आपने कितने का क्लेम किया है। सपोज कीजिए आपने 40,000 का किया, 50 का, 60 का, जितना का भी किया, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपका केस कहाँ चलेगा, वो आ जाएगी लिस्ट आपके पास। इन सारी चीज़ों को सबमिट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवोकेट डिटेल्स। अगर आप किसी एडवोकेट को हायर कर रहे हैं और वो आपका केस देख रहा है तो एडवोकेट अपनी डिटेल्स वाला आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन से स्टेट से, वो कौन सी बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है वो देगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, ठीक है, और अपनी डिटेल भरेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको स्किप करेंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको समरी ऑफ द केस फिलअप करना है। अब आप जिस बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं उस चीज़ को आप एक समरी के तौर पे बहुत कम शब्दों में अच्छी तरह देखिएगा। कोई मेन पर्टिकुलर डिटेल, जैसे उस डीलर का नाम जिसके खिलाफ आपकी कंप्लेंट है वो, और वहाँ की जगह, प्राइस ऑफ द गुड या सर्विसेज जो आपने हायर की थी, और हायर की थी आपने पर्सनल
यूज़ के लिए, पर्सनल सर्विस के लिए, आपने अपने घर की जैसे कोई चीज़ द्वारा किसी कंपनी से सर्विस कराई है, कुछ किया है, कुछ ख़रीदा है, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए। उसको आप पूरी डिटेल देंगे, उसकी कितनी वैल्यू थी, क्या था, यहाँ तक देंगे कि दुकानदार ने आपसे क्या वादा किया था। कई बार वो कह देते हैं 2 साल तक हमारी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन वो आपकी कंप्लेंट नहीं सुनते, मजबूरन आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आप लिखना ना भूलिए। किसी वजह से हर बार ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि जैसे ही आप समरी को डिस्क्राइब करते हैं तो 3-4 लाइनें जब आप अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर में या लैपटॉप पे टाइप करते हैं या करवाते हैं तो उसके 3-4 लाइनें तो फुल स्पीड में टाइप हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए इस चीज़ का कॉपी पेस्ट का आप फ़ायदा उठाइए। आप नोटपैड वगैरह में पहले से ही अपनी समरी तैयार कर लीजिए, कॉपी के ऑप्शन से उसे कॉपी करिए और यहाँ इस बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन का है, मतलब समरी आपने जहाँ डालनी है वहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए, तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बाकी की लाइन्स बनाने में। आपको समरी में डेट ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम एनी शॉप और डीलर, ये ज़रूर देना है। आपने जो सर्विस की थी उसके लिए आपने कब उस सर्विस कंपनी को संपर्क किया था और वो कब आए थे, ये डेट आपने ज़रूर देनी है। उसके बाद उन लोगों ने आपसे क्या कहा था, क्या शब्द वाक्य थे, वो मोटे मोटे तौर पे आप ज़रूर लिखिएगा कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमें कहा था, तसल्ली दी थी। और आप जब कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपके पास रसीद नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको उनसे पेमेंट की रसीद ज़रूर लेनी चाहिए। दुकानदार गुड्स के पूरे पर्टिकुलर ज़रूर दें, लॉट नंबर तक देना अच्छा रहता है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी एक अपने लेटर पैड पे आपको रसीद देंगे कि आपने ये सर्विस कराई थी जिसका पेमेंट उन्होंने इतना रिसीव किया है। आपको उस रसीद पे देखना है कि मशीन नंबर रसीद का ज़रूर होना चाहिए, डेट ऑफ साइनिंग द रसीद बाय द पर्टिकुलर पर्सन, ये ज़रूर होनी चाहिए। अब डीलर ने आपको जब दिया है तो उसके सिग्नेचर अच्छी तरह नीचे जो सिग्नेचर ब्लॉक है उसमें कराने चाहिए, इधर उधर वो ना करने की कोशिश करें। और अच्छी तरह, और अगर दुकान पे हुआ है तो उसको कहिए अपनी दुकान की स्टैंप भी ज़रूर लगाओ, स्टैंप लगाओ। आप अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़िएगा, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि किस किस वजह से फेल और किस किस वजह से पास होते हैं। जैसे ही आप इन सब प्रोसेस के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको एडिशनल कंप्लेनेंट का भी एक पेज मिलेगा। इसमें आप यदि अकेले हैं तो ठीक है, और आपके साथ किसी और भी ने भी वो कंप्लेंट किया है, किसी घर के सदस्य ने या जिसको आपने गिफ्ट किया था उसने कोई भी कंप्लेनेंट हो, तो फिर उसके भी पूरे पर्टिकुलर्स मोबाइल नंबर वगैरह जैसे कि आपने अपना दिया वो सब उसको भी बन रहा है। ये जो एडिशनल कंप्लेनेंट होगा ज़्यादातर वो होता है जो कि आपके साथ गया, आपका कोई दोस्त ही हो, वो गया आपके साथ
और आप दोनों ने उसी चीज़ को अलग अलग खरीदा। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने फ्रिज खरीदा, उसने भी वही फ्रिज खरीदा उसी कंपनी का, और उसकी भी कंप्लेंट आ गई है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी अलग केस फाइल करे, तो वो आपके साथ ऐड हो सकता है। इसलिए एडिशनल कंप्लेंट का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। जैसे कंप्लेनेंट एडिशनल हो सकते हैं, ऐसे ही अपोजिट पार्टी भी एडिशनल हो सकती है। अब 2 या 3 पर्सन हो सकते हैं जो कि उस शोरूम में थे, तो आप उन सब का इसमें डिटेल डालेंगे। यदि आपको पता है, आपको पता नहीं है तो आपको नॉट नोन करके लिखना है। लेकिन आपने जब डीलर का नाम, दुकान का नाम बोर्ड से आप पढ़ लेंगे, रसीद से पढ़ लेंगे और दिया, तो इतना ही काफ़ी है। उसके साथ आप लिख सकते हैं कि इतने इतने लोग थे वहाँ, तो कोर्ट अपने आप अपनी कार्रवाई करेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही छत के नीचे सारे अपोजिट पार्टी वाले थे, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको यदि पता है तो उन सब के अलग अलग नाम और एड्रेस वाला देने हैं, ठीक है। और आपको उनकी जितनी डिटेल पता हो, जैसे आपने अपनी और एडिशनल कंप्लेनेंट की पूरी डिटेल भरी है, वैसे ही आपको इस अपोजिट पार्टी वालों की भी आपको पूरी डिटेल जो पता हो भरनी है। लास्ट में आपको मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। इसके बारे में एक एडवोकेट को तो जानकारी होती है, लेकिन जो लेमैन होते हैं, वो लोग घरेलू लोग जो कि इस पचड़े में कभी पड़े नहीं, उनको नहीं पता होता। लेकिन जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले पेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें जो कुछ दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से आप नोट करिएगा। इसकी भी आप चाहें तो एक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। आपको एक इंडेक्स मिलेगा, उसको इंडेक्स को आपने भरना है। उसमें जैसे जैसे इंडेक्स में पर्टिकुलर मांगे गए हैं उनको आपने करना है। कहीं वो बिल नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बिल मांगेगा, अमाउंट ऑफ बिल मांगेगा। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने कॉलम वाइज हर डॉक्यूमेंट की फिलअप करनी है। यहाँ तक कि आपने उसमें एग्जिबिट नंबर मीन्स द लिस्ट ऑफ अटैच्ड। अब जैसे आप 3 चीज़ें लगाएंगे तो पहला होगा एग्जिबिट ए, दूसरा होगा एग्जिबिट बी, तीसरा होगा एग्जिबिट सी। अब आपने जब लिस्ट में उन हर डॉक्यूमेंट का पर्टिकुलर दिया तो आगे उसके एग्जिबिट नंबर डालना ज़रूरी है, ताकि जो भी उसको देखे वो सीधा उसी एग्जिबिट पे पहुंच के उसको देख सके, उसको टटोलना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ रखा है। आपको जो लिस्ट आपकी इंडेक्स में बनेगी उसी पर्टिकुलर लिस्ट को देखकर वैसे ही एग्जिबिट लगा के डॉक्यूमेंट एक दूसरे के नीचे लगाते जाना है, ताकि वो नंबर वाइज, अभी ए से जेड तक है या एक से 10 तक है, तो ऊपर 1 आएगा, उसके नीचे 2 आएगा, उसके नीचे 3 आएगा, ऊपर ए आएगा एग्जिबिट ए, दूसरे में एग्जिबिट बी, तीसरे में ओ। इस तरीके से आपको लगा दें। आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपने डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ कंप्लेंट, डेट ऑफ विजिट टू दैट पर्टिकुलर डीलर और शॉपकीपर, ये सारी देनी है। आपने डेट वाइज हर कार्रवाई को अपने उसमें एंट्री देनी है। आप उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि ऊपर
पहले आएगा नेम ऑफ द कंप्लेनेंट। अब जो शिकायत कर रहा है उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस इत्यादि, मोबाइल नंबर वाला, आधार कार्ड नंबर दे दीजिए। फिर उसके नीचे आ जाएगा वर्सेस, नीचे आ जाएगा अपोजिट पार्टी। अब अपोजिट पार्टी जिसके विरुद्ध, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उसका नाम, उसके फादर का, हस्बैंड का, या जो भी हो उसका नंबर, नाम दिए जाएंगे। उसके बाद फुल एड्रेस दिया जाएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस और कमर्शियल एड्रेस दिया जाएगा उस दुकान का। दुकानदार का रेजिडेंशियल एड्रेस देने का कोई मतलब नहीं होता, खैर आप उसके कमर्शियल स्थान का, जो दुकान वगैरह है, शोरूम है, गोदाम है, वहाँ का नंबर दीजिए। उसका मोबाइल वाला नंबर दीजिए। आधार कार्ड नंबर आपको, आपके जब डिटेल आपको अपोजिट पार्टी की मिलेगी तो उसमें मिल सकता है, ठीक है। अब दोनों पार्टीज का नाम वगैरह पर्टिकुलर आने के बाद एफिडेविट होगा। एफिडेविट बहुत ध्यान से बनना चाहिए। इसको आप जाके कोर्ट कचहरी में बना सकते हैं, नोटरी करा सकते हैं। अपने साइन होने आपके चाहिए, वेरिफिकेशन साइन होना चाहिए, नोटरी की स्टैम्प इत्यादि होनी चाहिए, नंबर वाला होना चाहिए। उसके बाद आपको उसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना चाहिए उस पर। कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोशिश करिए कि 10 MB से कम रहे या 10 तक ही रहे, 11 भी ना हो, नहीं तो थोड़ा झंझट पड़ जाता है। जब जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन वाला को डॉक्यूमेंट लगा लूँ के सब सेव का क्लिक कर देंगे, सेव को, तो आप फिर नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें कि आपको फाइनल बातें बतानी है। अब जो कार्रवाई करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चांस आपको दिया जाएगा अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एक बार देखने का, प्रीव्यू कहते हैं ना, उसको आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख सकते हैं कि शुरू से लेके लास्ट पॉइंट तक आपने कोई गलती तो नहीं की है। आप उसको देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। अब आपने यस और नो करना है कि वेदर यू हैव रेड एंड फिल्ड अप ऑल द डिटेल्स, ठीक है। इसको आप ने चेक कर लिया है, अभी चेक किया तो आपको वो यस कर देना है। मैंने दूसरे जो वीडियो थे लीगल बातों के सेक्शंस में, आर्टिकल थे, उसमें मैंने बताया था कि एक बार प्लेंट जब आप सबमिट कर देते हैं तो आप उसको एडमिट ही करके देंगे कि ये सही है। अब उसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, ना कोई सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि यदि आप फाइनली इसको सबमिट कर रहे हैं और आपको फाइनली उस पर क्लिक कर दिया है तो अब आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि 5 लाख तक की कंप्लेंट, जब आपने कोई चीज़ 5 लाख तक की खरीदी है या कोई सर्विस अवेल की है, किसी को हायर किया है, तो 5 लाख तक आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन जब फाइनलाइज हो जाता है, आप फाइनल पे क्लिक कर देते हैं, तब आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपको हर हालत में फिलअप करना ही पड़ेगा, जो उसमें कोर्ट फीस दी होगी, वरना आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही केस सबमिट हो जाएगा, फाइल सबमिट हो गई एप्लीकेशन, और आपको एकदम ईमेल द्वारा मैसेज आ जाएगा कि
योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड एट आवर ऑफिस। और इसमें आपको केस फाइल भी हाथों हाथ मिल जाएगा, जिसको कि आप एक डायरी में ज़रूर नोट कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आपने क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट एंट्री की है, इसको आप अपनी डायरी वगैरह में या रजिस्टर में ज़रूर लिखिएगा, ताकि कोई मिसमैच ना हो, कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसको दिखा सकें। और उसी में आपको अपना केस नंबर भी ज़रूर नोट कर लेना है। केस नंबर जो होता है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप जान ही चुके हैं। समय समय पर आप जैसे जैसे कुछ दिन बीते, आप इस केस नंबर को डाल के अपने केस की प्रेजेंट पोजीशन जान सकते हैं कि केस कहाँ तक आगे बढ़ा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत फ़ायदा देगी, काम आएगी, क्योंकि पता नहीं कब कंज्यूमर फोरम में किसी को भी जाना पड़ सकता है। ये मोटी मोटी जानकारी थी। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो अपने फ्यूचर कैरियर के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस जानकारी को अपने एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में जब भी मौका मिले, सही जगह हो, ज़रूर लिखें। तो वीडियो का यही समाप्त किया करता हूँ। वीडियो बड़े लंबे हो जाते हैं, 2-2 घंटे के भी हो जाते हैं, पर क्या करूँ, एजुकेशनल लेक्चर होते हैं, इनमें जो कुछ जोड़ा जाए वही कम है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बता सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।